हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आप सभी का स्वागत है स्लीपी क्लासेस के एथिक्स के आज के सेशन में। तो आज हम एक इम्पॉर्टेंट वेस्टर्न फिलोसोफर या वेस्टर्न थिंकर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिनका नाम है जेरेमी बेंथम। तो इस सेशन में हम देखेंगे एक स्मॉल बायोग्राफी ऑफ जेरेमी बेंथम, फिर प्लेजर और पेन प्रिंसिपल के बारे में पढ़ेंगे फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ जेरेमी बेंथम। उसके बाद यूटिलिटेरियनिज्म थियोरी क्या होती है और बेंथम का क्या योगदान है इस थियोरी में, उसे देखने की कोशिश करेंगे। फिर एक पर्टिकुलर चीज़ है, एक कैलकुलस है जो डिवाइस किया था बेंथम ने, जिसे फेलिसिफिक या हिडोनिस्टिक कैलकुलस कहते हैं, वो समझने की कोशिश करेंगे। फाइनली हम क्रिटिसिज्म देखेंगे बेंथम की थ्योरी का और इनडायरेक्टली हम क्रिटिसिज्म देखेंगे यूटिलिटेरियनिज्म थ्योरी का। सो लेट अस स्टार्ट। तो जेरेमी बेंथम को कहा जाता है फादर ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म, यानी जो यूटिलिटेरियनिज्म थ्योरी है जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे उसके जनक कहा जाता है, फादर कहा जाता है। बट ये चीज़ समझनी ज़रूरी है कि यूटिलिटेरियनिज्म थ्योरी जो है वो बेंथम से बहुत पहले से उस पर काम किया गया था। बेंथम का योगदान ये है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट योगदान है, कि उन्होंने उस थ्योरी को कंसोलिडेट किया और उसको प्रचलित किया। तो बेंथम को फादर ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म कहा जाता है। वो 18th सेंचुरी के फिलोसोफर थे। जैसे कि मैंने कहा, वो खुद को फिलोसोफर नहीं मानते थे। हम देखेंगे उन्होंने किस तरह की पढ़ाई की। उनका जन्म जो है वो 1748 में हुआ था। लंदन में एक शहर है हाउंसडिच, वहाँ पे उनका जन्म हुआ था। उनकी फैमिली काफ़ी वेल्दी थी, बहुत ही वेल टू डू फैमिली थी। वेल टू डू फैमिली होने के बावजूद उनकी फैमिली, यानी उनके जो पिताजी है जेम्स और उनके माताजी है एलिस, दोनों भी अपना जो ज़्यादातर समय है वो सोशल और इंटेलेक्चुअल परसूट में बिताते थे, यानी कुछ पढ़ाई लिखाई करते थे, लोगों से इंटरैक्ट करते थे। तो आप देख सकते हैं दो कॉम्बिनेशन, एक वेल्दी एट द सेम टाइम इंटेलेक्चुअल। तो ऐसे केसेस में ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं वो बहुत ही टैलेंटेड होते हैं। तो नो डाउट यहाँ पे भी आप देखोगे बेंथम वॉज अ प्रोडिजी एज अ चाइल्ड, ही वॉज अ चाइल्ड प्रोडिजी। और इसके जो लक्षण हैं वो हमें दिखते हैं उनकी उम्र के शुरुआती दौर में। बहुत ही बिलीवेबल है, बट ये चीज़ मानी जाती है कि बेंथम जो है वो पढ़ पाते थे एट द एज ऑफ 3। बहुत ही छोटी उम्र है उसमें वो पढ़ पाते थे। एक किस्सा ऐसा है कि बेंथम के माता पिता, दे वर वॉकिंग थ्रू सम प्लेस एंड बेंथम वॉज विद देम, और वो इंटरेक्शन कर रहे थे माता पिता। बट जो बेंथम है, जो चाइल्ड बेंथम है, एट द एज ऑफ 3 ही गॉट बोर्ड विद दैट इंटरेक्शन, ही वेंट बैक टू हिज प्लेस, और वो वहाँ पे पढ़ने लगे किताब खोल के। तो यू कैन सी बहुत ही टैलेंटेड, या हम कह सकते हैं बहुत ही पढ़ाकू थे, बहुत ही छोटपन से। और बेंथम ने आगे एज ऑफ 4 में ग्रीक और लैटिन की भी पढ़ाई की। सो यू कैन सी यंग बेंथम जैसे कि बहुत होशियार थे, इंटेलेक्चुअली बहुत सुपीरियर थे अपने पीयर से। अब उनकी जो बचपन की बहुत छोटे नहीं है, ये काफ़ी उम्र है इनकी, बट एट द सेम टाइम यू कैन सी बहुत ही उनकी फिजिकल जो उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर था बहुत ही फ्रेल और थिन था, बहुत ही शॉर्ट हाइटेड थे। तो दो ही वॉज इंटेलेक्चुअली सुपीरियर बट फिजिकली बहुत ही वीक थे। तो एट द एज ऑफ 12 जैसे कि इतने होशियार थे, ही ग्रेजुएटेड, और इनके पिताजी ने इनको एनरोल कर दिया ऑक्सफोर्ड में इन क्वींस कॉलेज। तो 1766 आते थे, ही कंप्लीटेड हिज मास्टर डिग्रीज फ्रॉम ऑक्सफोर्ड एंड हिज मेजर वॉज लॉ। हालांकि उन्होंने लॉ की पढ़ाई की बट उन्होंने कभी लॉ प्रैक्टिस नहीं की। उनको लॉ प्रैक्टिस करने में कोई रुचि नहीं थी, बट उन्होंने बहुत योगदान दिए अपने लॉ को सुधारने में, बिकॉज ही थॉट कि उस समय का जो ब्रिटिश लॉ था वो काफ़ी अच्छा नहीं था, और उसमें उन्होंने अपने 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 तरफ से बहुत सारी योगदान की, बिकॉज ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट एंड ही वॉज वेरी मच रिकग्नाइज एट दैट टाइम। हम देखेंगे आगे। बट एक चीज़ बता दूँ, उन्होंने जो भी पढ़ाई की स्कूल से लेके कॉलेज से लेके इवन मास्टर्स डिग्री तक, ही थॉट कि जो उनकी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रहे हैं दे वर नॉट वेरी मच यूजफुल टू हिम। उनको काफ़ी बार बुली भी किया जाता था, और वो बहुत ही सोशली कॉन्शियस, सोशली ऑकवर्ड पर्सन भी थे। तो उनकी जो अपने मास्टर्स डिग्री में जाने की या ऑक्सफोर्ड में एनरोल करने की ख्वाहिश थी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्फ्लुएंस बढ़ा सके, जो उस समय नहीं हो पाई। बट आगे जाके जैसे वो बहुत इंटेलिजेंट और बहुत ही रिकग्नाइज्ड पर्सन हुए, उनका इन्फ्लुएंस बहुत बढ़ा। तो कैसे बढ़ा? तो बाय 1780s जो है, ही वॉज रिकग्नाइज एंड ही वॉज वेरी मच इस्टेब्लिश्ड एज एन इंटरनेशनल थिंकर। उनको बहुत अच्छे से रिकग्निशन मिल गई थी, और इसके प्रमाण क्या है कि ही वॉज इंटरेक्टिंग विद बिग जायंट जैसे एडम स्मिथ का आपने नाम सुना होगा, फादर ऑफ इकोनॉमी। एट द सेम टाइम जो मूवर्स एंड शेकर्स थे फ्रेंच रेवोल्यूशन, यानी जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था फ्रेंच रेवोल्यूशन में, उनसे भी उनकी इंटरेक्शंस हुआ करते थे। हालांकि जब आप फ्रेंच रेवोल्यूशन की जो लेटर स्टेजेस है, जहाँ पे रेन ऑफ टेरर के बारे में आप पढ़ते हैं, जब बहुत ज़्यादा वायलेंस हुआ तो उनका मन थोड़ा सा उठ गया फ्रेंच रेवोल्यूशन से। बट फ्रेंच रेवोल्यूशन ने उन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव किया। ना कि सिर्फ फ्रेंच रेवोल्यूशन, जो एनलाइटनमेंट दौर था,
ये वो दौर था 1780s वगैरह, आप देखोगे जहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा था, एनलाइटनमेंट हो रही थी, फ्रेंच रेवोल्यूशन इससे पहले हो गया था, और एट द सेम टाइम अमेरिकन फ्रीडम भी उस समय फ्रीडम स्ट्रगल भी चला और अमेरिकन फ्रीडम उनको मिला भी अमेरिकन्स को। तो ये जो समय था इन्होंने बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया उनके सोचने पे, इनकी फ़िलासफ़ी पे। तो मैंने जैसे कहा ही डिड नॉट प्रैक्टिस लॉ, बट एट द सेम टाइम जो भी फ़िलासफ़ी इन्होंने गेन की इन दिस टाइम्स, इन दिस एराज, थ्रू हिज टीचिंग एंड थ्रू हिज ऑब्जर्वेशन एंड थ्रू हिज इन्फ्लुएंस, उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट अप्लाई करने की कोशिश की इन लीगल एंड पॉलिटिकल इम्प्रूवमेंट इन ब्रिटेन। ब्रिटेन के लीगल लॉज में और उनके जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स में उन्होंने उस फिलॉसफी को लाने की कोशिश की। तो जैसे मैंने कहा उन पर बहुत ज़्यादा असर हुआ था फ्रेंच रेवोल्यूशन का। फ्रेंच रेवोल्यूशन में आप 3 चीज़ें याद रखते हो, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। तो नो डाउट ही वॉज वेरी मच आउटस्पोकन अपोनेंट ऑफ स्लेवरी और एट द सेम टाइम वो सपोर्टर ऑफ वुमेंस राइट। तो अपने टाइम से वो ब्रिटेन में एटलीस्ट काफ़ी आगे की सोच रखते थे। सो ही वॉज अपोनेंट ऑफ स्लेवरी एज वेल एज ही वॉज बेसिकली सपोर्टर ऑफ वुमेंस राइट। बेंथम जो है वो माने जाते हैं द अर्लीस्ट एनिमल राइट एडवोकेट, यानी जो एनिमल राइट्स है उसके सपोर्टर रहे हैं वो, हम कह सकते हैं वन ऑफ द अर्लीस्ट। उनके हिसाब से आप किसी भी जानवर को किल नहीं कर सकते मर्सीलेसली। डेफिनेटली यू कैन कंज्यूम द फूड, you can even kill that animal to defend yourself or someone else if that animal is attacking, but unnecessary suffering उस पर इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी एक्ट करते हो ऑफ किलिंग एन एनिमल, उसमें अननेसेसरी सफरिंग नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ आप यूज़ कर सकते हो अगर कोई डिबेट आ गया हलाल और झटका मीट के ऊपर। यू कैन डेफिनेटली कोट बेंथम और उनके पर्सपेक्टिव को, जिससे आपको थोड़ा सा एकेडमिक टच भी मिलता है आपके आंसर्स में। जो उनकी लेट ईयर्स थे, जैसे जैसे वो अप्रोच कर रहे थे उनकी 80s, उस समय ही स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट हिज डेथ, अपने मृत्यु के बारे में, अपने लेगेसी के बारे में, यानी मुझे किस तरह से याद रखा जाएगा। तो इसके ऊपर वो बहुत गहरे से सोच रहे थे और उन्हें एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शन दिए थे उनके बॉडी के साथ क्या करना है जब उनकी डेथ हो जाएगी। तो उनकी डेथ हुई अराउंड 1832 इन हिज हाउस ओनली लंदन। तो उस समय उनके विल में लिखा गया था, उन्होंने खुद ने लिखा था कि उनके बॉडी के साथ क्या करना है। उन्होंने कहा था उनके बॉडी को डाइसेक्ट करना है और उनके कॉर्प्स को प्रिजर्व करना है, जिसे ऑटो आइकन भी कहते थे वो, उसको क्लोथ करना है। उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए थे स्पेसिफिक कैसे क्लोथ करना है। मुझे ब्लैक कोट चाहिए, मैं सीटेड पोजीशन पे रहना चाहता हूँ और एक वुडन केस में मुझे एनक्लोज किया जाए मेरे मृत्यु के बाद मेरी बॉडी को। तो ये पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन दिए थे। और आप अगर UCL यानी यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन जाएंगे कभी, तो आप देख पाओगे उनका जो बॉडी है, जो ऑटो आइकन है, वो आज भी प्रिजर्व्ड है इन अ केस। तो ये चीज़ आप देख सकते हो। एट द सेम टाइम एक वहाँ पे जो उनके दोस्त जिन्होंने उसको डाइसेक्ट किया था उनकी बॉडी को, उन्होंने कुछ यूज़ किया, ममीफाई करने की कोशिश की थी उनके फेस को, बट जो काम हुआ उसके ऊपर ममीफिकेशन का वो अच्छे से नहीं हुआ। तो आप देख सकते हो उनकी जो फेस था वो बहुत ही डिफॉर्म हो गया था। तो इसलिए जो आप यहाँ पे फेस देख रहे हो ये वैक्स फेस है, ये ओरिजिनल फेस नहीं। उनकी बॉडी पूरी उनकी खुद की है, स्केलेटन्स भी उनके खुद के, बट ये जो फेस है ये बहुत ही बॉच्ड हो गया था, यहाँ पे आप देख सकते हो। इसलिए इसे अलग से रखा गया है ममीफाई करके, ये भी आप देख सकते हो अगर आप UCL में जा सकते हो। तो यहाँ पे एक चीज़ यहाँ ध्यान रख देनी ज़रूरी है कि पता चलता है कि जो भी इंसान खुद के मम्मी को प्रदर्शित करना चाहता है सबके सामने और उसको प्रिजर्व करना चाहता है, थोड़ा नार्सिसिस्ट व्यू लगता है, बट ऐसी बात नहीं है। एक समय था जब उन्होंने लॉज, मैंने जैसे कहा लॉज में बहुत इंप्रूवमेंट लाए थे, तो उन्होंने एक लॉ में कंट्रीब्यूशन किया था लॉ बनाने में, जिसको कहते हैं एनाटॉमी एक्ट, जिसमें कहा गया था कि जो लोग मर जाते हैं वो लोग अपने बॉडी को डोनेट कर सकते हैं टू इंस्टीट्यूशन, जैसे साइंटिफिक या सोशल इंस्टीट्यूशन का, ताकि उसमें उनका यूज़ हो सके उनके बॉडी का। तो उनके ऊपर बहुत क्रिटिसिज्म हुआ था कि आप कह रहे हो कि आप लोगों को बॉडीज़ अपने डोनेट करने को कह रहे हो, बट ज़्यादातर लोग जो बॉडीज़ डोनेट करेंगे या जिनसे बॉडी ली जाएगी वो तो गरीब होंगे, अमीर लोग तो देंगे नहीं। तो शायद इस कारण उन्होंने ये एक्ट किया, यानी खुद का ऑटो आइकन बनाया, ताकि उनके बॉडी को सोशली यूज़ किया जा सके। तो इस तरह से हम उनकी स्मॉल बायोग्राफी देख सकते हैं। अब हम उनकी एथिकल या मॉरल पर्सपेक्टिव को जानने की कोशिश करेंगे। तो बेंथम प्लेजर और पेन के बारे में क्या कहते हैं? वो आर्ग्यू करते हैं कि हम जो भी काम करते हैं, जो भी हम काम करेंगे, उसको हमें किस तरह से काम करना चाहिए या वो राइट कब होगा। तो वो कहते हैं कि एवरीथिंग वी शुड डू शुड बी बेस्ड ऑन परसुइंग प्लेजर एंड अवॉइडिंग पेन, यानी हमें सुख प्राप्त करने के लिए काम करना चाहिए
और पेन अवॉइड करने के लिए काम करना चाहिए। यानी जो काम हम करते हैं उससे हमें सुख प्रदान हो तो ही वो काम सही है, और अगर उससे पेन आपको मिले या आपको दुख हो तो वो काम अवॉइड करना ही सही होगा। तो इसके लिए वो कुछ रीजंस भी देते हैं। वो कहते हैं कि काफ़ी लोग होते हैं जो अल्ट्रुइज्म में विश्वास करते हैं, सैक्रिफाइस में विश्वास करते हैं, बलिदान में विश्वास करते हैं, बट ये मानना कि जो प्लेजर और पेन प्रिंसिपल है इसकी कोई वैल्यू नहीं है सोसाइटी में, ये पूरी तरह से गलत होगा। क्यों? क्योंकि हम मूलतः नेचुरली हम डिज़ायर करते हैं कि हम मैक्सिमाइज करें अपना प्लेजर, जो भी सुख है, जो भी सेटिस्फैक्शन है, जो भी हैप्पीनेस है, उसको हम मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं, मूलतः नेचुरली करते हैं, और हम ट्राई करते हैं कि हम अवॉइड करें पेन। तो अगर हम थियोरेटिकली भी बता दें कि नहीं, प्लेजर और पेन इतनी वैल्यूएबल चीज़ नहीं है, या ये चीज़ आप अपनी ज़िंदगी जीने के लिए आप इसको बेसिस नहीं बना सकते, प्रिंसिपल नहीं बना सकते, तो वो गलत होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि नेचुरली हम प्लेजर ज़्यादा सीख करते हैं और ट्राई करते हैं कि पेन अवॉइड किया जा सके। बट ये चीज़ कहते समय वो कहते हैं, बेंथम कहते हैं कि आप प्लेजर और पेन प्रिंसिपल को फॉलो कीजिए, बट एट द सेम टाइम आप अपनी फैकल्टीज़ ऑफ रीज़न यानी अपनी सोच को और लॉ को भी मद्देनज़र रखें जब भी आप प्लेजर एज अ गोल अचीव करने की कोशिश करते हैं। तो बेंथम थोड़े से हेडोनिस्ट पता चलते हैं दो सेंस में, साइकोलॉजिकल हेडोनिस्ट पता चलते हैं, एथिकल हेडोनिस्ट। तो हेडोनिस्ट उनकी जो साइकोलॉजिकल हेडोनिज्म और एथिकल हेडोनिज्म समझने से पहले हेडोनिज्म क्या है वो समझते हैं। हेडोनिज्म ये बेसिकली एक फिलोसफिकल सिस्टम है। अगर हम इसे ट्रेस करने की कोशिश करें तो एंशिएंट ग्रीस तक हम इसे ट्रेस कर सकते हैं। उस समय भी इसके मतलब उस समय इसको देख सकते हैं कि इसके ओरिजिन्स कहाँ है, एंशिएंट ग्रीस में ओरिजिन्स है। और इस प्रिंसिपल के हिसाब से इंसान का जो एम है वो है टू परस्यू प्लेजर, कि आपको हैप्पीनेस, प्लेजर, इसी को परस्यू करना चाहिए, आपका गोल यही होना चाहिए। अगर आपको याद है हमारे इंडियन सिस्टम में भी चारवाक नाम का एक व्यक्ति था, और उसके बाद चारवाक संप्रदाय भी चला उनके नाम से। तो वो भी कहते थे, वो भी मटेरियलिस्टिक थे, वो भी प्लेजर ओरिएंटेड थे। वो नहीं कहते थे कि आपको निर्वाण प्राप्त करने की ज़रूरत है, आपको कठिन परिश्रम करनी चाहिए ताकि आप मोक्ष पा सके। तो इन सब चीज़ों में वो विश्वास नहीं करते थे। वो कहते थे ज़िंदगी का एक ही नियम है या एक ही गोल है, टू मैक्सिमाइज योर प्लेजर। तो हेडोनिज्म इसे कहते हैं। तो इस तरह से बेंथम भी हेडोनिस्ट पता चलते हैं, क्योंकि वो प्लेजर के बारे में बात कर रहे हैं। वो पहले तो साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में हेडोनिस्ट पता चलते हैं, क्योंकि वो आर्ग्यू करते हैं कि इंसान नेचुरली, उसके साइकिक में ही ये चीज़ नेचुरली फिट है कि वो प्लेजर सीख करे और अवॉइड करे पेन। ये कैसे हम एग्जाम्पल के रूप से देख सकें कि आप एक पर्टिकुलर प्लेस में हो, ए प्लेस में, और आपको बी प्लेस में जाना है, तो आप अगर चाहो तो आप लॉन्ग रूट ले सकते हो जो सेफ रूट हो, लीगल रूट हो। बट अगर आपको कहीं पे भी छोटा शॉर्टकट मिल जाए, इवन दो इट इज़ नॉट क्वाइट सेफ, तो भी आप वो शॉर्टकट लेने की कोशिश करते हो। आप ऑफिस में जाते हो, आप कॉलेज में जाते हो, आप ट्राई करते हो कि शॉर्टकट लिया जाए। तो आप क्या कर रहे हो? आप ट्राई कर रहे हो टू अवॉइड पेन। एक पेन्स टेकिंग टास्क है अगर आप दूर से कहीं से जाके अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच रहे हो। तो ये हमारे नेचुरल इंस्टिंक्ट है, हम अपने आप ये चीज़ कर लेते हैं। बहुत कम लोग होंगे जो शॉर्टकट्स अवॉइड करेंगे, बट नेचुरली ज़्यादातर लोग शॉर्टकट्स ट्राई करते हैं अपनी लाइफ में, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दुख को दूर करें और इनडायरेक्टली अपने खुशी को प्राप्त करें। सेकेंड पर्सपेक्टिव में वो हेडोनिस्ट पता चलते हैं, वो है एथिकल हेडोनिज्म। कैसे एथिकल हेडोनिज्म? उनके हिसाब से अगर आप प्लेजर को सीख कर अवॉइड को पेन को अवॉइड कर रहे हैं तो उसमें कोई गलत चीज़ नहीं है, इट्स अ राइट थिंग। एथिकल पर्सपेक्टिव, हम जब राइट एंड रॉन्ग में चीज़ों को की मूल्यमापन करते हैं तो हम एथिकल पर्सपेक्टिव वहाँ पे एस्टैब्लिश करते हैं। तो वो कह रहे हैं कि नहीं, ये सही होगा, इट इज़ राइट थिंग, एंटायरली राइट थिंग, कि इंसान सीख करे टू मैक्सिमाइज प्लेजर एंड मिनिमाइज पेन। अगर आप इसको एग्जाम्पल के पर्सपेक्टिव में देखो कि अगर आप एक पर्टिकुलर घर में रहते हो, आपके साथ कुछ छोटे बच्चे हैं जो भूखे हैं और आपके पास पैसे नहीं, तो आप क्या करोगे ऐसे समय में? क्या आप किसी ग्रोसरी स्टोर से कुछ फल उठा के घर ले जाओगे उन बच्चों को खिलाने के लिए? और अगर आप करते हो तो आप क्या कर रहे हो? आप पेन को रिड्यूस कर रहे हो उन बच्चों की या खुद की पेन की, आप देख नहीं पा रहे। तो ये सही होगा कि अगर आप ऐसी कंडीशन में हो कि आप कुछ कर नहीं सकते, बट आपको अब क्या करना है, आपको प्लेजर को सीख करना है, जो आपका गोल है पेन को रिड्यूस करना है। और ये सिर्फ प्लेजर जो है वो खुद के लिए हम इसको ये नहीं कर सकते। हम कह सकते हैं कि सिर्फ खुद के लिए प्लेजर नहीं सीख करना है, दूसरों के लिए भी सीख कर सकते हैं। इनडायरेक्टली खुद ही प्लेजर सीख करें, क्योंकि वी कैनॉट बेयर द पेन ऑफ लुकिंग अ स्मॉल चाइल्ड बीइंग हंग्री एंड नॉट हैविंग फूड। तो ये चीज़ है एथिकल हेडोनिज्म कि राइट क्या है और रॉन्ग क्या है। तो ये दो पर्सपेक्टिव में हम बेंथम को हेडोनिस्ट समझ सकते हैं।
बट एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देनी ज़रूरी है कि हेडोनिज्म को क्रिटिसाइज़ किया गया है, सब लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया है कि वो बहुत ही शैलो और सेल्फिश बिलीफ है कि आप अपने प्लेजर को सीक कर रहे हो, पेन को अवॉइड कर रहे हो। और काफ़ी ऐसे कंडीशंस हो सकते हैं जहाँ पे आप प्लेजर सीक कर रहे हो बट दूसरों के प्लेजर के बारे में, दूसरों के पेन के बारे में क्या सोचोगे? अगर वो बंदा जिसकी ग्रॉसरी शॉप से आप फल उठा रहे हैं उसके प्लेजर और पेन के बारे में आप सोच नहीं रहे हो, तो इसे शैलो और सेल्फिश माना जाता है ज़्यादातर। बट बेंथम क्या करते हैं, वो इस हेडोनिज्म के स्कोप को ही बढ़ा देते हैं। यानी हेडोनिस्ट तो है बट एट द सेम टाइम इस हेडोनिज्म को हम लिमिटेड नहीं रखेंगे फॉर आवर पर्सनल इंटरेस्ट, हम इसे बढ़ाएंगे, इसका दायरा बढ़ाएंगे। यानी वो यूटिलिटेरियनिज्म की ओर चले जाते हैं। ही सेज कि गोल ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म इज टू मैक्सिमाइज नॉट जस्ट अवर ओन पर्सनल हैप्पीनेस, खुद की हैप्पीनेस को मैक्सिमाइज नहीं करना है बट सभी लोगों की हैप्पीनेस को मैक्सिमाइज करना है जो भी कैपेबल है ऑफ एक्सपीरियंसिंग प्लेजर एंड पेन। यानी सिर्फ इंसान नहीं, जानवर भी। तो आप देख सकते हो ही वॉज व्हाट वाज ही वॉज एनिमल राइट एडवोकेट, अर्लीस्ट एनिमल राइट एडवोकेट। और ये चीज़ हमें दिखती है उनके फिलॉसफी से, वो प्लेजर और पेन और हैप्पीनेस और यूटिलिटेरियनिज्म की फिलॉसफी को अप्लाई कर रहे हैं अपने थिंकिंग में। और थ्रू दैट ही इज थिंकिंग कि नहीं, एनिमल्स की भी राइट होते हैं, दे ऑल्सो हैव द राइट टू मैक्सिमाइज देयर प्लेजर। तो वो एनिमल राइट एडवोकेट भी रहे थे। तो आप देख सकते हैं गोल ऑफ यूटिलिटरिज्म क्या है कि वो हेडोनिज्म को बढ़ाता है, उसका दायरा सिर्फ पर्सनल प्लेजर नहीं, वो सभी के प्लेजर या सभी के हैप्पीनेस के बारे में सोचता है जो भी कैपेबल है ऑफ एक्सपीरियंसिंग प्लेजर एंड पेन। अब यूटिलिटेरियनिज्म क्या है? हमने यूटिलिटेरियनिज्म के बारे में देखा कि मैक्सिमम हैप्पीनेस यानी सबके हैप्पीनेस को बढ़ाना है, बट इसे थोड़ा डिटेल में देखेंगे। यूटिलिटेरियनिज्म एक मॉरल थियोरी है कि क्या सही है क्या गलत है, ये समझने के लिए ये थियोरी है। और इस थियोरी के हिसाब से या ये थियोरी कहती है कि इंसान ने और इवन इंस्टीट्यूशंस, जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं जो पॉपुलेट करते हैं इंसान, उन सारे इंस्टीट्यूशंस ने कैसे बिहेव करना चाहिए, कैसे डिसीजंस लेने चाहिए जो सही और गलत में डिफरेंस कर पाए। सो दिस इज़ अ मॉरल थियोरी। जैसे हम नॉर्मल थियोरीज होते हैं हमारे कि सही और गलत की बारे में हम सोचते हैं और उसी जो प्रिंसिपल्स हम बनाते हैं उसके हिसाब से हम बिहेव करते हैं, एक्शंस लेते हैं, डिसीजंस लेते हैं। तो इस तरह की यूटिलिटेरियनिज्म थियोरी है। ये असर्ट करती है कि हर जो एक्शन है उसका जो अल्टीमेट गोल होना चाहिए कि वो है मैक्सिमाइजिंग यूटिलिटी। आपको जो भी आप काम कर रहे हो आपका गोल क्या होना चाहिए, वो या हम कह सकते हैं वो काम सही काम तभी माना जाएगा जब वो यूटिलिटी को मैक्सिमाइज कर पाए। यूटिलिटी यानी उपयोगिता। उपयोगिता बहुत तरीके की हो सकती है। आपके पास आप किसी भी चीज़ को कोई स्टूल है, कोई टेबल है, कोई कंप्यूटर है, उसकी यूटिलिटी के बारे में बात करते हैं तो वो किस तरह से यूज़फुल हो सकता है। बट यहाँ पे यूटिलिटी के बारे में जब बात करते हैं बेंथम, वो वेलनेस और हैप्पीनेस के बारे में बात करें। यानी यूटिलिटी जो है वो अल्टीमेटली आपको किस पर्सपेक्टिव से देखनी है या कैसे अनुभव करनी है, थ्रू हैप्पीनेस। आप कोई भी काम करते हो उससे जो उसकी जो यूटिलिटी, उस काम की जो कॉन्सिक्वेंस है वो हैप्पीनेस होनी चाहिए, वेलनेस होनी चाहिए। और इस प्रिंसिपल को, जिसे प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम हैप्पीनेस भी कहा जा सकता है, प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म और प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम हैप्पीनेस, इसके हिसाब से जो भी एक्शन है उसका एम जो होना चाहिए वो ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस टू द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल। क्या है? ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस टू द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल। ऑल नहीं लिखा गया है, लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल। जितने ज़्यादा लोगों को आप हैप्पी कर पाओ अपने एक्शन से, उतना ज़्यादा बेहतर आपका काम होगा। तो व्हाट इट इज सेइंग, प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम हैप्पीनेस, ईच एक्शन शुड ऑलवेज एम टू ब्रिंग ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस, ज़्यादा से ज़्यादा हैप्पीनेस टू लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल। एग्जाम्पल के पर्सपेक्टिव से देखें, अभी दौर चल रहा था कोविड का, जहाँ पे कोविड की जो इंजेक्शन्स है, जो लाइफ सेविंग इंजेक्शन्स है, उसकी किल्लत हो गई थी। तो कुछ ऐसे और भी हम डिजीज़ेस देख सकते हैं जहाँ पे मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन या कुछ ऐसे इंजेक्शन्स की ज़रूरत पड़ती है जिससे लाइफ सेव की जाए। और अगर ऐसा कोई कंडीशन हो गया जहाँ पे एक डॉक्टर है जिसके पास उस मेडिसिन के 5 डोज हैं जो किसी की भी ज़िंदगी बचा सकते हैं, जिसको वो नीडेड है, और उसके सामने 6 पेशेंट हैं, 5 डोज से 6 पेशेंट हैं, और वो अगर हर एक पेशेंट को एक एक इंजेक्शन दे तो सारे पेशेंट तो नहीं बचेंगे, एक पेशेंट तो मर जाएगा, बट एटलीस्ट 5 पेशेंट बचेंगे। यानी अगर आप देखो 1 2 3 4 5 6, ये 6 पेशेंट है और आपके पास 5 इंजेक्शन है। 1 2 3 4 सॉरी हाँ, आपके पास 5 इंजेक्शन है और 6 पेशेंट है। तो अगर आप हर एक पेशेंट को एक एक इंजेक्शन दोगे तो ये 5 पेशेंट बच जाएंगे, बट ये 6वां मर जाएगा। बट अगर आपको 6 पेशेंट को बचाना है
तो आपको ये सारे इंजेक्शंस जो है वो उसी को लगाने पड़ेंगे इस पेशेंट के लिए। इस पेशेंट के लिए एवरी dose has to be used, every dose of that injection has to be used, only then he will be saved. और you have another option, जो बाकी के 5 पेशेंट है, you will give injections to them and let this person die. तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, अगर यूटिलिटेरियनिज्म के प्रिंसिपल को आप यहाँ पे लगाओगे तो वो सही होगा। अगर डॉक्टर जो 5 इंजेक्शन है वो 5 लोगों को दे दे और 6वें को ना दे, तो यूटिलिटेरियनिज्म प्रिंसिपल के हिसाब से ये एक्शन सही एक्शन होगा, दिस विल बी अ राइट एक्शन। वाई? बिकॉज यू आर ट्राइंग टू मैक्सिमाइज द happiness of largest number of people, या largest number of people क्या है, 1 2 3 4 5 people, 6 person is in minority here, so you can avoid giving that injection to that person and still your action will be right action, even a person has died here, this point has to be noted। तो इस तरह से यूटिलिटेरियनिज्म प्रिंसिपल को हम अप्लाई कर सकते हैं। बट ये तो एक सिंपल कैलकुलेशन हो गया, डेफिनेटली ये डिफिकल्ट सिचुएशन है बट कैलकुलेशन तो सिंपल है। तो बट हम कैसे समझे कि ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस क्या है, इसका पैमाना क्या होगा, इसे कैसे कैलकुलेट किया जाए। तो इसके लिए बेंथम इंट्रोड्यूस करते हैं फेलिसिटी कैलकुलस। तो फेलिसिटी कैलकुलस क्या है हम समझने की कोशिश करेंगे, कैसे हैप्पीनेस को भी मेजर किया जा सकता है। तो बेंथम को जैसे हम जानते हैं, अभी तक हमने पढ़ा है कि रिकग्नाइज किया जाता है कि वो प्रिंसिपल ऑफ हैप्पीनेस के में विश्वास रखते थे। तो जो प्रिंसिपल है इसे हम, या जिसे हम हैप्पीनेस प्रिंसिपल कहते हैं, यूटिलिटेरियनिज्म प्रिंसिपल कहते हैं, इसको फेलिसिफिक कैलकुलस भी कहा जा सकता है। फेलिसिफिक कैलकुलस ये एक लैटिन वर्ड है जिसका अगर ट्रांसलेशन देखें तो होता है कैलकुलेशन ऑफ फेलिसिटी। फेलिसिटी का मतलब है हैप्पीनेस, यानी कैलकुलेशन ऑफ हैप्पीनेस। तो कैलकुलेशन नाम से आपको पता चल रहा है कि ये थोड़ा सा मैथमेटिकल एस्पेक्ट लाने की कोशिश कर रहे हैं यूटिलिटेरियनिज्म प्रिंसिपल में या मैक्सिमम हैप्पीनेस प्रिंसिपल में। तो ये सही बात है, इज ट्राइंग टू ब्रिंग अ मैथमेटिकल पर्सपेक्टिव। वो क्या कह रहे हैं आपको, वो कह रहे हैं कि आपको असाइन करनी पड़ेगी वैल्यू टू द अमाउंट ऑफ हैप्पीनेस। अगर एक पर्टिकुलर कंडीशन है जहाँ पे आप हैप्पीनेस अगर आपको पता करना है, यानी एक सिचुएशन है जहाँ पे हैप्पीनेस और पेन दोनों भी चीज़ें आपको दिखाई देती है, तो इसमें से अल्टीमेटली आपको हैप्पीनेस मिल रहा है या पेन मिल रहा है ये कैलकुलेट करना होगा। तो आपको वैल्यूज़ लगाने पड़ेंगे यहाँ पे, यानी कितने अमाउंट में आपको हैप्पीनेस मिल रही है और कितने अमाउंट में आपको पेन मिल रहा है, और फिर उसके बाद आप अल्टीमेटली नेट हैप्पीनेस मिल रहा है या नहीं, उस हिसाब से आप उस एक्शन को, जो भी एक्शन आप कर रहे हो जिसकी वजह से ये आउटपुट या कॉन्सिक्वेंस आ रहे हैं, अल्टीमेट अगर उसका नेट आउटकम होगा हैप्पीनेस, देन दैट एक्शन विल बी अ राइट एक्शन और अ करेक्ट एक्शन। और अगर उसका अल्टीमेट आउटपुट या नेट आउटकम जो है वो पेन होगा तो वो गलत एक्शन माना जाएगा। तो ये अगर चीज़ आपको समझनी है तो आपको हैप्पीनेस और पेन के क्वांटिटीज समझने पड़ेंगे, यानी आपको पहले तो उनको वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी, तभी आप उनकी क्वांटिटीज समझ सकते हो। तो इसके लिए यहाँ पे आप देख सकते हो कि उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने क्या किया कि अमाउंट कैसे गिना जाए हैप्पीनेस का। तो उन्होंने कुछ कंडीशंस दिए, कुछ पैरामीटर्स दिए, जैसे हम ज़्यादा पैरामीटर्स में जाएंगे नहीं क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत नहीं, अराउंड 7 कुछ पैरामीटर्स दिए। उसमें से 2 इंपॉर्टेंट पैरामीटर है कि हैप्पीनेस को कैसे गिना जाए। पहले तो इंटेंसिटी, अगर उस हैप्पीनेस की इंटेंसिटी ज़्यादा है तो उसका आपको वैल्यू ज़्यादा देना पड़ेगा, यानी अमाउंट ऑफ हैप्पीनेस ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर वो हैप्पीनेस ज़्यादा ड्यूरेशन का है, यानी आप हैप्पी हो और काफ़ी देर तक हैप्पी हो, तो उस हैप्पीनेस का अमाउंट बढ़ जाएगा, और इसी हिसाब से आप हैप्पीनेस का अमाउंट और पेन का अमाउंट गिन सकते हो, और फिर आप उससे नेट हैप्पीनेस गिन सकते हो, और इस हिसाब से आप उस एक्शन की हम राइटनेस और रॉन्गफुलनेस को जज कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्पेकुलेशन का भी बहुत ज़्यादा काम है कि आपको इमोशनल वैल्यूज़ जो है उसको स्पेकुलेट करना पड़ रहा है ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, और ये कॉम्प्लिकेटेड मेथड भी आपको दिखाई देती है क्योंकि इन जनरल आप हैप्पीनेस को देख सकते हो, काउंट कर सकते हो डेफिनेटली एज पर दिस कैलकुलस, बट एग्जैक्टली श्योर नहीं हो सकते, और उसके कुछ खामियां भी है इस पर्टिकुलर कैलकुलस के जो हम क्रिटिसिज्म में देखेंगे। तो ये इन जनरल बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मेथड है कि कैसे हैप्पीनेस को काउंट किया जा सकता है। तो बेंथम का अप्रोच जो है अगर हम देखें यूटिलिटेरियनिज्म का, तो उसे हम कह सकते हैं क्वांटिटेटिव हेडोनिस्टिक यूटिलिटेरियनिज्म, क्योंकि यहाँ पे काउंटिंग भी हो रही है, वी आर ट्राइंग टू काउंट और कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्लेजर या क्वांटिटीज ऑफ प्लेजर। हेडोनिस्टिक है क्योंकि यहाँ प्लेजर पे ज़्यादा फोकस है, और यूटिलिटेरियनिज्म है क्योंकि यहाँ सिर्फ इंसान के पर्सनल प्लेजर नहीं, बाकी लोगों के प्लेजर के बारे में भी सोचा जा रहा है। तो ये चीज़ इन्होंने क्यों की, कैलकुलस का फ़ायदा क्या है? वो कहते हैं कि आपको ज़रूरी नहीं है कि आप हर एक्शन के पहले काउंट करना शुरू कर दे कि हाँ इसमें इतना हैप्पीनेस है, इतना पेन है। वो कहते हैं हमारे में नेचुरली हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं
ये हमें टेंडेंसी आ जाती है टू मेजर हैप्पीनेस एंड पेन। इसके लिए आपको कैलकुलस की ज़रूरत नहीं है, बट अगर आप लॉ कोई डिफाइन कर रहे हो जिसके वजह से आपको या जिसके इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं उस लॉ के कि वो इंसान को हैप्पी करे या उसका प्लेजर बढ़ाए या उसका पेन बढ़ाए, तो उस लॉ को क्रिएट करते समय आपको इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना ज़रूरी है। आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि आपकी लॉ की वजह से कोई हैप्पी एंड हो सकता है, उसका अल्टीमेट या नेट जो हैप्पीनेस वो कितना होगा और नेट पेन कितना होगा। तो इस पर्सपेक्टिव से देखिए, जैसे कि हमने देखा ही वॉज मोर इनटू लॉ, प्रैक्टिसिंग नॉट प्रैक्टिसिंग बट ही गेव लॉट ऑफ कंट्रीब्यूशन इन लॉ, तो दिस वॉज वन ऑफ द कंट्रीब्यूशन। तो अल्टीमेटली व्हाट वी कैन सी इज ही इज ट्राइंग टू कैलकुलेट हैप्पीनेस इन अ क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। तो यहाँ ये चीज़ हम दिखती है फेलिसिफिक कैलकुलस में। अब हम देखेंगे जस्ट से कुछ क्रिटिसिज्म देखेंगे बेंथम के। तो जो फेलिसिफिक कैलकुलस है इसी से स्टार्ट करते हैं। डिफिकल्ट है बहुत ही अप्लाई करने में, क्योंकि हमें पता नहीं कि कितना वैल्यू देना चाहिए फॉर डिफरेंट एक्सपीरियंस। आप हैप्पी हो सकते हो बिकॉज ऑफ डिफरेंट एक्सपीरियंस। आप हैप्पी हो सकते हो बिकॉज ये हो सकता है किसी के साथ भी, बिकॉज समवन इज ईटिंग एन एप्पल ही मे बी फील हैप्पी, समवन इज स्मोकिंग सिगरेट ही मे फील हैप्पी। तो इन हैप्पीनेस को वैल्यू कैसे दिया जाए? तो बेंथम कहते हैं कि आपको बहुत ही इवन हैंडेड होना चाहिए कि जो प्लेजर है कि आप स्मोक कर रहे हो या एप्पल खा रहे हो, उसका जो हैप्पीनेस है उसकी जो वैल्यू है अगर हम यूनिट वाइज देखें तो सिमिलर वैल्यू होगा। हाँ, अगर इंटेंसिटी देखें, ड्यूरेशन देखें तो अमाउंट बदलेगा उसका, बट इन जनरल वो कहते हैं हैप्पीनेस की क्वालिटी नहीं होती। यानी एक पर्टिकुलर एक्शन करने के बाद जो हैप्पीनेस मिलता है और दूसरा एक्शन करने के बाद जो हैप्पीनेस मिलता है, इनकी क्वालिटी में डिफरेंस नहीं होता, यूनिट वाइज दे आर सिमिलर। तो ये कहते हैं बेंथम, उनकी थियोरी आपको पूछती है, आपको कहती है कि आपको इवन हैंडेड होना पड़ेगा जब भी आप प्लेजर और पेन के कॉज के बारे में सोचें कि कॉज से कोई फर्क नहीं पड़ता, जो प्लेजर और पेन आएगा उसकी वैल्यूज रैदर क्वालिटी सेम होगी। सिंस फॉर हिम एवरी वंस प्लेजर एंड पेन इज ऑफ इक्वल वैल्यू। फर्दर वो कहते हैं वो इसकी और एक क्रिटिसिज्म क्या है कि जो पार्शलिटी है उसको वो इग्नोर कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि इंसान जो है वो इन जनरल पार्शल हो सकता है अपने फैमिली के प्रति, अपने दोस्तों के प्रति। अगर एक कोई पर्टिकुलर एक्शन है, एक सिचुएशन है जहाँ पे आप एक्ट कर रहे हो और उसका जो आउटकम है वो प्लेजर दे आपके फैमिली को बट वो पेन दे किसी और को, तो आप क्या करोगे? इंसान क्या करेगा? वो अपने फैमिली के प्लेजर के बारे में ज़्यादा सोचेगा या दूसरों के पेन के बारे में सोचेगा, या अपने दोस्तों के प्लेजर के बारे में सोचेगा, दूसरों के पेन के बारे में सोचेगा। तो ये थोड़ा सा पार्शलिटी को सप्रेस कर रहा है जब वो कह रहा है कि नहीं, ये कैलकुलेशन है, आपको ये यूज़ करना है और इससे आप सही सही आंसर निकाल पाओगे कि वो आपका एक्शन एथिकल है या नहीं। तो ये पार्शलिटी को इग्नोर कर रहा है। इन जनरल इंसान प्रायोरिटाइज करता है कि उसके लिए हैप्पीनेस किसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो चीज़ यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है। ये इंडिविजुअल राइट को भी इग्नोर कर रहा है। कैसे इंडिविजुअल राइट को इग्नोर कर रहा है? जो गोल है यूटिलिटेरियनिज्म का, ये क्या है? टू अचीव हाईएस्ट एग्रीगेट ऑफ हैप्पीनेस। यानी अगर आप सोचते हो कि आपकी प्रजा है, से 100 मिलियन पॉपुलेशन है, वॉट एवर इट इज़, तो आप रैदर डिफरेंट एग्जाम्पल लेते हैं हम। ग्लैडिएटर के बारे में आपने सुना होगा। एंशिएंट रोम में एक ऐसी प्रथा चलती थी जहाँ पे लोग, एक पर्टिकुलर वेन्यू था कोलिजियम एज पर आई नो, वहाँ पे बैठ के दे वुड वॉच ब्लड स्पोर्ट। ब्लड स्पोर्ट यानी क्या कि एक पर्टिकुलर स्टेडियम है, वहाँ पे लोग बैठे हैं और यहाँ पे जो अंदर जो ग्राउंड है, यहाँ पे जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर होते हैं, जिनको स्लेव बनाया जाता है, जिनको ट्रेन किया जाता है, उनको लाया जाता है इस पर्टिकुलर ग्राउंड में और यहाँ पे उनको लड़वाया जाता है टू डेथ, यानी उनको एक दूसरे को ख़त्म करना। और ये सारी चीज़ लोग देख रहे हैं, पूरी सिटी देख रही है वो, और वो उससे आनंद प्राप्ति कर रही है। दे आर वेरी, जैसे हम IPL देखते हैं उस तरह से वो ऐसे ब्लड स्पोर्ट को देखते थे। तो सिर्फ इंसान में युद्ध नहीं होता था, इवन बीस्ट यानी टाइगर्स, लायंस, इनके साथ भी उनको युद्ध करना पड़ता था, ग्लैडिएटर्स को, जो एक्चुअली स्लेव हुआ करते थे, जो वॉर प्रिजनर्स हुआ करते थे। तो यहाँ पे आप देखो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्लेजर सीक कर रहे हैं और कुछ लोग, माइनॉरिटी ऑफ पीपल आर एक्चुअली इन पेन। यहाँ पे इनके परिजन भी पेन में हो सकते हैं जो इनको देख रहे हैं, तो बट मैक्सिमम पीपल आर एन्जॉइंग इट। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? आप इंडिविजुअल राइट को इग्नोर कर रहे हो। आप देख रहे हो कि आप ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल के बारे में सोच रहे हो, तो आप इंडिविजुअल के राइट्स को इग्नोर कर रहे हो। इसी हम टायरनी ऑफ मेजॉरिटी भी कहते हैं, टायरनी ऑफ मेजॉरिटी। ये आप इवन ये जो यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल इवन बीफ बैंक के तरफ टाइम में भी यूज़ किया गया था कि मैक्सिमम पीपल इन आवर कंट्री आर हिंदूज, सो फॉर देम beef is not a good thing. It hurts to see that cow who they treat as mother is been slaughtered and eaten. तो अगर इस पर्सपेक्टिव से देखें
तो हम यूटिलिटरिज्म प्रिंसिपल यहाँ पे लगा सकते हैं और उस एक्शन को जो बीफ बैन किया है उसको राइट मान सकते हैं फ्रॉम यूटिलिटरिज्म पर्सपेक्टिव। बट एट द सेम टाइम उसका जो हमने क्रिटिज्म देखा कि वो टायरनी ऑफ मेजोरिटी को भी दिखाता है कि मेजोरिटी जो सोचती है वही सही है, माइनॉरिटी जो सोचती है उसको इतनी वैल्यू नहीं दी गई है एज पर यूटिलिटरिज्म प्रिंसिपल। ये इग्नोर भी करता है इंटेंशन को इग्नोर करता है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपके गोल्स क्या है, आप एक्शन करते समय आपके मोटिव्स क्या है, इसको भी ये इग्नोर करता है। इसीलिए इसे कॉन्सिक्वेंशियलिस्ट थ्योरी कहते हैं। कॉन्सिक्वेंशियलिस्ट की थ्योरी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कॉन्सिक्वेंस पे फोकस कर रहा है कि आपने कोई एक्शन किया और उसका एंड क्या है, इस पर डिपेंड करेगा कि आपका एक्शन सही है या गलत है। कॉन्सिक्वेंस क्या है? हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल वट एवर इट इज़। तो ये कॉन्सिक्वेंस पे फोकस कर रहा है और जो एक्शन परफॉर्म किया है इसमें आपकी मोटिव्स क्या है इस पर वो ध्यान नहीं दे रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि उसके मोटिव्स गलत हो, बट उसके मोटिव्स, इंसान के मोटिव्स गलत हो बट एंड रिजल्ट हैप्पीनेस हो, एंड रिजल्ट जो है वो अच्छा हो, तो आप मोटिव्स को ध्यान नहीं दे रहे हो, जो एक गलत चीज़ हो सकती है। यूटिलिटेरियनिज्म इज अ कॉन्सिक्वेंशियलिस्ट थ्योरी। दिस मीन इट कंसिडर कॉन्सिक्वेंस बट नॉट इंटेंशन टू बी मॉरली मीनिंगफुल। इट इज़ नॉट इनफ टू हैव गुड इंटेंशन फॉर यूटिलिटेरियंस। तो इस तरह से हम बेसिकली उसकी क्रिटिसिज्म देख सकते हैं, यूटिलिटेरियनिज्म एज वेल एज बेंथम के यूटिलिटरिज्म, जिसे हम क्वांटिटेटिव हेडोनिस्टिक यूटिलिज्म कह सकते हैं। हम क्विकली रिवाइज करेंगे हमने क्या देखा है। हमने प्लेजर और पेन प्रिंसिपल को के बारे में पढ़ा, जब बेंथम आर्ग्यू करते कि इंसान को नॉर्मली उनके जो भी एक्शन है वो बेस्ड होने चाहिए प्लेजर और पेन प्रिंसिपल पे, यानी आपको प्लेजर को मैक्सिमाइज करना है, पेन को अवॉइड करना है। उसके कारण भी देते कि हम नेचुरली हम प्लेजर को ज़्यादा मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं अपने लाइफ में और रेड्यूस करते हैं पेन को। तो दो तरीके से वो हेडोनिस्टिक पता चलते हैं। एक है साइकोलॉजिकल हेडोनिज्म, यानी वो कह रहे कि इंसान नेचुरली उसके साइकिक में ही ये इनबिल्ट है कि वो सीख करे प्लेजर और अवॉइड करे पेन। एथिकली भी वो हेडोनिस्ट दिखाई देते कि ये सही होगा अगर आप प्लेजर को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करो, इसमें कोई गलत नहीं होगा अगर आप मिनिमाइज करने की कोशिश करते हो पेन को। फिर हेडोनिज्म के बारे में हमने देखा ये एंशिएंट फिलोसफी है जहाँ पे प्लेजर को परस्यू करने का एक अल्टीमेट गोल होता है इंसान का अपनी लाइफ का। चारवाक जो है इंडिया में वो भी इसी स्कूल ऑफ थॉट से आते हैं। तो ये थोड़ा सा सेल्फिश और शैलो बिलीफ सिस्टम लगता है, बट बेंथम इस बिलीफ सिस्टम को थोड़ा सा उसका दायरा बढ़ाते हैं, काफ़ी हद तक दायरा बढ़ाते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, हमें सिर्फ खुद के प्लेजर के बारे में नहीं सोचना है, हमें सारे जहाँ के प्लेजर के बारे में सोचना है। सो द गोल ऑफ यूटिलिज्म इज नॉट जस्ट टू मैक्सिमाइज आवर पर्सनल हैप्पीनेस बट हैप्पीनेस ऑफ एवरीवन, और जो भी केपेबल है ऑफ एक्सपीरियंसिंग प्लेजर और पेन। और इसका हम क्लियर कट उसका इन्फ्लुएंस देखते हैं उनके एनिमल राइट एडवोकेसी में, इवन वुमेन्स को राइट और स्लेव्स के राइट, या हम कह सकते हैं अब जो स्लेवरी है जिसके अगेंस्ट वो थे, क्योंकि जो इंसान है वो स्लेव हो एट दैट मोमेंट या विमेन हो, दोनों को भी हक है कि वो अपने हैप्पीनेस को बढ़ाएं। तो इसीलिए ही वॉज अगेंस्ट स्लेवरी एंड फॉर द वुमेन्स राइट्स। तो देख सकते हैं आप उनकी फिलॉसफी उनके लॉज में, उनके थिंकिंग में, उनके अप्रोच में भी काम आती है। यूटिलिटरिज्म जो है उसके बारे में हमने पढ़ा कि वो मॉरल थियरी, वो बताती है कि सही है क्या गलत है। वो डिपेंड करता है कि जो भी आप काम कर रहे हो उससे आपका एंड क्या है, आउटपुट क्या मिल रहा है, आपको प्लेजर मिल रहा है या पेन मिल रहा है। अगर प्लेजर मिल रहा है देन यू हैव टू गो विथ दैट एक्शन एंड दैट विल बी राइट एक्शन। तो मैक्सिमाइज करना है प्लेजर, और इसी को मैक्सिमाइजिंग यूटिलिटी भी कह रहे हैं, यानी वेलनेस और हैप्पीनेस या प्लेजर को वो यूटिलिटी कह रहे हैं, इसीलिए यूटिलिटेरियनिज्म इस वर्ड को आप यूज़ करते हो। तो यूटिलिटेरिज्म में क्या है, मैक्सिमम हैप्पीनेस, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल, ये प्रिंसिपल का मोटो है, ज़्यादा से ज़्यादा हैप्पीनेस टू लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल। एग्जाम्पल देखा डॉक्टर का हमने, तो हैप्पीनेस को काउंट करने के लिए बेंथम ने हमें एक पर्टिकुलर कैलकुलस भी डिवाइस करके दिया जिसे फेलिसिटी कैलकुलस कहते हैं। फेलिसिफिक यानी ये लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है हैप्पीनेस। तो काउंट कर सकते हैं हम हैप्पीनेस को मैथमेटिकली, इसीलिए इसको क्वांटिटेटिव अप्रोच भी माना जाता है। आगे देखोगे आप, इसको हम टर्म कर सकते हैं क्वांटिटेटिव हेडोनिस्टिक यूटिलिटेरियनिज्म, जो कैलकुलस मेथड है, इसीलिए इसे क्वांटिटेटिव मेथड भी कहा जा सकता है। क्रिटिसिज्म में देखेंगे फेलिसिफिक कैलकुलस अपने आप में एक डिफिकल्ट चीज़ है टू अप्लाई, क्योंकि एक्सपीरियंस जो है इंडिविजुअल के सेम वैल्यू दी जा रही है हैप्पीनेस को, इवन इफ समवन इज स्मोकिंग और ईटिंग एप्पल। तो इसके अलावा पार्शलिटी को भी इग्नोर करता है और आपको इवन हैंडेड रहने को कहता है वो, जब आप प्लेजर और पेन को एसेस करें। इसके बाद इंडिविजुअल राइट्स को भी इग्नोर कर रहा है, क्योंकि ये टायरनी ऑफ मेजोरिटी की तरफ चला जाता है यूटिलिटेरियनिज्म प्रिंसिपल, और ये एग्रीगेट हैप्पीनेस के बारे में बात करता है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हैप्पीनेस के बारे में। तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो पेन में होंगे, उनके पेन को ये नज़रअंदाज कर देता है,
क्योंकि इसका मोटो ही है कि ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, और ये इंटेंशन को भी इग्नोर करता है कि इंसान किस इंटेंशन से काम कर रहा है उसको इग्नोर कर देता है। अगर उसका आउटपुट अच्छा है यानी उससे हैप्पीनेस मिल रही है, देन दैट एक्शन इज राइट एक्शन इवन इफ हिज इंटेंशन इज रॉन्ग। आप देखोगे इवन जुडिशरी में, कोर्ट सिस्टम में भी आप देखोगे इंटेंशन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है कि इंसान का इंटेंशन क्या था, उसने वो क्राइम क्यों किया था, और इंटेंशन के ऊपर से उसको पेनल्टी है वो ज़्यादा मिलती है या कम मिलती है। अगर वो भूल चूक से उससे कोई गलती हो गई तो उसको कम सज़ा मिलती है, बट यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो यूटिलिटरिज्म में इंटेंशन को कंप्लीटली इग्नोर किया जा रहा है। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेशन। बट मैं कुछ हमारे जो ऑफर चल रहे हैं स्लीपी क्लासेस में उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। तो आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम एट दिस मोमेंट एनवायरनमेंट की मैराथन सेशन चला रहे हैं जो चलेंगे फर्स्ट में, यानी कल 10 AM को चलेंगे। इसमें हम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को पढ़ाएंगे आपको कि कैसे अप्रोच करना चाहिए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को, और एट द सेम टाइम जो भी क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयरली आए हैं तो उसके रिलेटेड जो भी टॉपिक्स है उसको भी समझाने की कोशिश करेंगे। और आपकी जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है वो बहुत हेल्पफुल होती है क्योंकि एरियाज जो है वो आपको हेल्प करेंगे टू मैक्सिमाइज योर मार्क्स। आपका जो भी पढ़ाई है, रिवीजन है, वो इससे और अच्छा हो सकता है। तो आप ये ऑनलाइन भी कर सकते हो, आपको ट्यून इन करना है 1 मई को 10 AM को, और आप इस एड्रेस पे आके ऑफलाइन भी देख सकते हो और मैम से आप पूछ सकते हो आपके जो भी डाउट्स हैं। तो इसके लिए जो नंबर है आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। ये जो नंबर यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, इस नंबर पे कॉल कीजिए और आपका जो सेशन है वो बुक कीजिए फॉर एन ऑफलाइन सेशन। तो ये चीज़ आप कर सकते हो। इसके अलावा 50% ऑफ है हमारे यहाँ प्रीलिम्स के जो भी कोर्सेज है 2022 के। आप देख सकते हो यहाँ पे आपको कूपन कोड अप्लाई करना है OFF50। इसके बाद 5 फुल लेंथ टेस्ट जो है उस पर भी ऑफर चल रहा है। 499 में आप अवेल कर सकते हो 5 फुल लेंथ टेस्ट फॉर 2020, और इसका कूपन कोड नीचे दिया गया है। जनरल स्टडीज़, अगर आप मेंस की पढ़ाई कर रहे हो, 2023 को टारगेट कर रहे हो, तो हमारे पास काफ़ी अफोर्डेबल कोर्सेज अवेलेबल है। आप देख सकते हो जीएस के लिए विदाउट आंसर इवैल्यूएशन, जीएस के लिए विद आंसर इवैल्यूएशन, और जीएस विद मेंटरशिप। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो क्या क्या आपको प्रोवाइड किया जाएगा, और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइजेस में प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा सोशियोलॉजी अगर कोई कर रहा है, जो सोशियोलॉजी ऑप्शनल जिसका है, तो वो भी कोर्स अवेल कर सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हो सिमिलर पैटर्न है। सोशियोलॉजी आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा विदाउट आंसर इवैल्यूएशन, इसमें विद आंसर इवैल्यूएशन और मेंटरशिप प्रोग्राम भी दिया जाएगा, यानी कोई मेंटर आपको असाइन किया जाएगा जो आपको हेल्प करेगा टू सेल थ्रू दिस यूपीएससी एग्जामिनेशन। तो ये चीज़ यहाँ पे देखनी ज़रूरी है। एंट्री इन मेंटरशिप बैच ओनली थ्रू टेस्ट। तो आप बाकी के जो भी इंफॉर्मेशन है रिलेटेड टू दिस ऑफर्स एंड दिस कोर्सेज, यू कैन गेट इट नोन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर नंबर। आप यहाँ पे डायल कर सकते हैं 1800-890-3043, और आप स्लीपी क्लासेस को मेल भी कर सकते हो sleepy@classes@gmail.com. So that's it from today's session. I hope you have learned many things from this session. Let's meet in our next session. Till then, thanks and bye.